हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास चैनल क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखे होंगे। यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक सीरीज चलाई जा रही है। जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं, तृतीय सेमेस्टर में हैं, फोर्थ सेमेस्टर है या डीएलएड कर चुके हैं, बीएड कर चुके हैं, उनके लिए टीईटी की जो परीक्षा तक 29 और 30 जनवरी 2026 को होने वाली है, उससे संबंधित सीरीज चलाई जा रही है। उनका पूरा पाठ्यक्रम एक्सप्लेन कर दिया गया है, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को दिखा दिया गया है और उसकी के बिहाफ पर, उसी के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट आपकी तैयारी यूपी टीईटी की और सीटेट की तैयारी इसी चैनल पे कराई जा रही है। आप सभी अगर टीईटी की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर करके यूपी टेट और सीटेट की वीडियोस को ज़रूर देखें, जिससे कि आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है आपको कंटेंट यहाँ पे मिलेगा और आप अपनी परीक्षा को आसानी से पास कर पाएंगे। मेरे साथ रह करके आप चीज़ों को धीरे से समझ पाएंगे। जिन शब्दों के जाल में आप फंस जाते हैं, जो एग्जामिनर होता है वो शब्दों का जाल बनाता है, प्रश्न आपको आता है लेकिन वही प्रश्न आप घर में आकर के कर लेते हो और एग्जामिनेशन हॉल में आप फंस जाते हो। तो वो क्या है? शब्दों का जाल है। वो शब्द इस तरह से क्रिएट करते हैं, इस तरह से बनाते हैं कि आप वहाँ पे एक तो टाइम का प्रेशर होता है और एग्ज़ाम प्रेशर होता है, तो उसमें आप क्या करते हो, उलझ जाते हो। तो उन्हीं सारी कंडीशंस को ले करके मैं बेस से आपको समझाते चलूँगी कि बिल्कुल एक भी ज़रा सा भी इधर से उधर नहीं करना है, बिल्कुल अपना एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है और किस तरह से आप एग्ज़ाम को टेट, सुपर टेट जैसी चीज़ों को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो डीएलएड की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनका समावेशी शिक्षा क्रियात्मक शोध वाला पेपर मैंने पूरा करा दिया है उसको, और ये समावेशी शिक्षा की 50 प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसको भी करा दिया है। आज 51 प्रश्न नंबर से अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के साथ चल रहे हैं, जिससे कि आपको बहुविकल्पी प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न करने में आपको आसानी हो जाए। मैं चीज़ों को इस तरह से एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ। आप अगर 1 से 2 बार सुन लेंगे चीज़ों को तो आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी, क्योंकि आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ 20 दिन, मैक्सिमम 20 से 25 दिनों का ही टाइम है। ठीक है, तो डीजीपी का पूरा नाम लिखते हुए इसका आशय स्पष्ट कीजिए। डीजीपी का पूरा नाम क्या होता है? डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी। जैसे कि डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी क्या होती है? जैसे कि मैं आपको क्या कर रही हूँ, ऑनलाइन ही तो मोटिवेट कर रहे हैं, डिजिटल ही तो है। मैं, आप ना मुझे दिख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ एक फ़ोन के थ्रू आप मेरी बातों को सुन रहे हो और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको थोड़ा सा प्लस पॉजिटिविटी आ जाए आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है? डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु किन्हीं 2 परीक्षणों का उल्लेख कीजिए। मैंने बताया सृजनात्मकता क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है, उसमें से भाषा सृजना, तो आप क्या कर सकते हो, भाषा सृजनात्मकता परीक्षण और गणित सृजनात्मकता परीक्षण। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 53 है, प्रतिभाशाली बालक के लिए सबसे उपयुक्त शैक्षिक विधि क्या है? तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उनके लिए शैक्षिक विधि क्या है जो सबसे उपयुक्त हो? तो संपुट और संवर्धन कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मंदबुद्धि बालक किस सिद्धांत से गणित सीखते हैं? जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो किस सिद्धांत से गणित सीखते हैं? तो प्रयास, ट्रायल एंड एरर के थ्रू क्या करते हैं बच्चे? गणित सीखते हैं। ठीक है, ट्रायल, अब मैं प्रश्न पूछ रही हूँ आपसे, ट्रायल यानी कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? ये आपका टीईटी से संबंधित भी प्रश्न है। अगला प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न, निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोणों से आवश्यक है? निर्देशन एवं परामर्श जो है किन दृष्टिकोणों से आवश्यक है? तो निर्देशन किसको देना होता है? जो बच्चे हैं उनके निर्णय क्षमता का विकास करने के लिए, उनके भविष्य का जो मार्ग है उसको प्रशस्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बच्चों को निर्देशन और परामर्श देते हैं, यानी कि गाइडेंस और काउंसलिंग देते हैं, जो कि गाइडेंस और काउंसलिंग आपके 4th सेमेस्टर में पूरा एक पेपर है।
परामर्श क्या होता है? परामर्श क्या करना है? आप किसी से सलाह लेते हो तो क्या लेते हो? परामर्श तो लेते हो। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? लेने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनकी अभिवृत्तियों तथा व्यवहार में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उसे सहायता पहुंचाना होता है, वो क्या कहलाता है? परामर्श देना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक होता है? पर्यवेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन क्यों आवश्यक होता है? तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या करते हैं आप? ऑब्जर्वेशन के थ्रू विद्यालय की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने तथा मूल्यांकन करने के लिए होती हैं। ठीक है। निर्देशन और परामर्श में दो प्रमुख अंतर बताइए। आप अभी सुन चुके हो। निर्देशन क्या होता है? व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार से हो सकता है, जबकि परामर्श केवल क्या होता है? आप परामर्श सलाह किसको दे सकते हैं? केवल एक व्यक्ति को ही उपलब्ध कराया जा सकता है। ठीक है। और निर्देशन क्या कर सकते हो? आप पर्टिकुलर किसी पर्सन को या फिर आप किसी पूरे ग्रुप को क्या कर सकते हो? इंस्ट्रक्ट कर सकते हो या निर्देशन दे सकते हो, उसको गाइड कर सकते हो। जैसे मैं क्या कर रही हूँ उस समय, मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि आप इस तरह से पढ़ो, इस तरह से पढ़ो, ऐसे पढ़ो, तो आप क्या करोगे? आप एग्जाम में आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है। अब पर्टिकुलर मान लिया किसी बच्चे का फ़ोन आया या मैसेज आया या कॉल आया, तो मैं उसको भी बता सकती हूँ कि नहीं नहीं आप इन बुक से पढ़ो, इस तरह से प्रश्न आएंगे। तो मैंने उसको पर्सनली भी दिया और मैं सामूहिक रूप से भी आपको क्या कर रही हूँ? निर्देशित और परामर्श दे रहे हैं। तो दूसरा क्या हो जाता है? निर्देशन में व्यक्ति की जो समस्या समाधान के योग्य बनाया जाता है। व्यक्ति को समस्या है, प्रॉब्लम सॉल्व जैसे कर सके उसके योग्य बनाना है। मैं क्या कर रही हूँ? आपको एग्जाम के लिए ही तो तैयार कर रहे हैं। आपकी समस्या क्या है? एग्जाम पास करना। तो जब एग्जाम पास करना है तो हम क्या कर रहे हैं? आपको एग्जाम के लिए ही तो तैयार कर रहे हैं। तो निर्देशन में व्यक्ति को समस्या समाधान के योग्य बनाना, जबकि परामर्श के माध्यम से व्यक्ति के आत्मनिर्देशन हेतु सक्षम बनाना। उसको क्या करते हैं? परामर्श के थ्रू उसको सेल्फ कॉन्फिडेंट करते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 59, छात्रों को निर्देशन प्रदान करने वाली 5 विधियों के नाम बताइए। कौन सी 5 विधियां हैं जो छात्रों को निर्देशित करती हैं? तो इसमें सूचना सेवा, परामर्श सेवा, अनुवर्तन सेवा और व्यक्तिगत तालिका और स्थापन सेवा, ये आपको याद करनी पड़ेंगी और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। निर्देशन प्राप्त करने वाली 5 विधियां कौन कौन सी होती हैं? सूचना देना, परामर्श, अनुवर्तन सेवा, व्यक्तिगत तालिका तथा स्थापन सेवा। अगला प्रश्न क्या है? निर्देशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए और निर्देशन को परिभाषित कीजिए। बार बार वही प्रश्न रिपीटेड होके आते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ शब्दों को समझ लीजिए, फिर वो चाहे बहुविकल्पी प्रश्न है, चाहे अति लघुत्तरी प्रश्न है या फिर लघुत्तरी प्रश्न है। निर्देशन एक व्यक्तिगत सहायता है जो किसी बालक के समायोजन क्या होता है? इंक्लूड करना, ऐड ऑन करना, जोड़ना, उसको सहायता पहुंचाती है, या एक व्यक्ति विशेष द्वारा कम अनुभवी छात्र को, एक व्यक्ति विशेषज्ञ तथा कम अनुभवी छात्र को वैयक्तिक स्तर पर दी जाने वाली सहायता क्या होती है? निर्देशन होती है। एमरी स्टूप्स के अनुसार निर्देशन सहायता प्रदान करने की एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति में व्यक्तिगत तथा सामाजिक दृष्टि से हितकारी क्षमताओं का विकास अधिगम रूप से करती है। ये तो डेफिनेशन है, आपको देखनी पड़ेगी। सामाजिक निर्देशन से क्या तात्पर्य? ये प्रश्न आया हुआ है और हो सकता है आपके प्रश्न पूछा जाए। तो सामाजिक निर्देशन क्या होता है? समाज क्या होता है? सोसाइटी जो होती है वो हमारा क्या है? समाज है। तो बालक का जो बिहेवियर है, जो बालक का व्यवहार है, वो किसके व्यवहार सामाजिक प्रक्रिया के प्रतिकूल हो जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? सामाजिक निर्देशन दिया जाता है। समाज के प्रति धनात्मक मनोवृत्ति यानी कि पॉजिटिव सोच को विकसित करना, बच्चों के लिए उनकी उचित आदतें जो होती हैं, उनके आचरण जो होते हैं, उनके मूल्य होते हैं, उनको सामाजिक निर्देशन दिया जाता है। तो वो क्या कहलाता है? सामाजिक निर्देशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल समाज में आपको रहना है,
तो आप क्या करते हैं, आप घर से हम लोग वैल्यूज सीखते हैं, मोरल वैल्यूज सीखते हैं जिन्हें नैतिकता कहते हैं। वो क्या होती हैं, घर में अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, है ना, वो नमस्ते करना चाहिए, और बड़े जो बुजुर्ग होते हैं उनके पैर छूने चाहिए। तो बाहर जा कर के भी अगर हमें उनके दादा दादी या नाना नानी या मम्मी पापा के साथ में अगर कोई बड़ा मिलता है, तो सोसाइटी या समाज का एक हिस्सा है, अगर वो हमको मिलता है तो हमको उसके साथ भी या उसके सामने भी नैतिकता के साथ में पेश आना चाहिए, अपनी अच्छी आदतों के साथ पेश आना चाहिए, जो उसका अच्छा बिहेवियर है, नमस्ते प्रणाम या जो भी एक रिस्पेक्टफुली पर्सन है, उस तरह से आप उसके सामने पेश आए। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है, ये क्या कहलाता है, सामाजिक निर्देशन। जब पेरेंट्स अपने बच्चों को समाज में जाने के लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि आप बाहर जाओगे तो ऐसे करना है, बड़ों से नमस्ते करना, ये करना, ये करना, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उनको पॉजिटिवली समझाते हैं, उनको पॉजिटिव रखते हैं। तो ये सब जो प्रोसेस होता है, ये क्या होता है, सामाजिक निर्देशन। अगला क्या है, योग्य योग्य परामर्शदाताओं द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता निर्देशन कहलाती है। यह परिभाषा किसकी है, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्रो एंड क्रो की। ठीक है, परामर्श की दो विधियों के नाम बताइए। तो परामर्श की दो विधियां कौन कौन सी हो गई, एक तो निर्देशित और एक अनिर्देशित और एक समन्वित परामर्श। कितने, निर्देशित परामर्श, अनिर्देशित परामर्श और समन्वित परामर्श। निर्देशन के दो मुख्य उद्देश्य बताइए। तो निर्देशन के उद्देश्य क्या होता है, क्यों आपको निर्देश दिया जाता है, क्यों आपको गाइड किया जाता है, तो बच्चे का बहुमुखी विकास हो, इसलिए बच्चे को गाइड किया जाता है, और बच्चे को उस योग्य बनाना होता है कि वो वातावरण के साथ, जो सामाजिक वातावरण है उसके साथ समायोजन स्थापित कर पाए। समायोजन क्या होता है, जो समाज है उसके साथ में वो जुड़ पाए, उसकी जो चीज़ें हैं। अब ये नहीं है कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है और आपके साथ में मार्केट गया, किसी सब्जी वाले से, जो ठेली वाले होते हैं उनसे सब्जी ली, तो उसने उसका प्राइस बताया कि 10 रुपए का, 5 रुपए का, तो आपका बच्चा वहीं पे खड़े होकर के क्या कह रहा है, नहीं मैं नहीं जानता ये क्या होता है, मैं तो 5 10 जानता हूँ, 5 क्या होता है। तो इस तरह से उसको आपको बनाना है, ढालना है कि वो समाज का भी अंग बना रहे, और ये नहीं कि उसे बिल्कुल अलग दिखाना है कि नहीं मैं आपसे अलग हूँ। तो उसको भी उन सभी चीज़ों को समझना चाहिए कि किस तरह से समाज में रहना है, और समाज जो लोग हैं वहाँ पर अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिनका आपको डेली रूटीन में, रियल लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में जिनका सहारा जो काम आते हैं, वो सारे इलिटरेट हो या लिटरेट हो, दोनों बातें होती हैं। वो कभी कभी आपसे अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, जो आपको नहीं समझ में आता है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो इस तरह से आपको इस सिचुएशन के लिए तैयार किया जाता है, जिससे कि आप समाज का एक हिस्सा बन सके पॉजिटिवली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT का मुख्यालय कहाँ है। SCERT का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66, निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई दो उपाय बताइए। निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई दो उपाय बताइए। निरीक्षण प्रणाली जो होती है, चेक करना या निरीक्षण करना, तो निरीक्षण नियमित रूप से किया जाना चाहिए। निरीक्षण योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, विद्यालय ऑब्जर्वेशन का क्षेत्र क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रश्न आया हुआ है। विद्यालय ऑब्जर्वेशन यानी कि पर्यवेक्षण का क्षेत्र क्या होता है। इसका क्षेत्र जो होता है वो अत्यंत विस्तृत होता है, और इसके अंतर्गत विद्यालय का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, भवन, कक्षा कक्षों से संबंधित मानक, खेल के मैदान का आकार और छात्रों की संख्या, पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा कक्षों की संख्या, प्रयोगशालाओं की स्थिति, शिक्षक और छात्र अनुपात आदि सम्मिलित होते हैं। कुछ समझ में आया, नहीं आया, ठीक है मैं बता रही हूँ। विद्यालय का ऑब्जर्वेशन कैसे करोगे आप, अभी प्राइमरी स्कूल्स में टीचिंग करने गए होंगे, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको एक स्कूल दिखा होगा, वो क्या हो गया, भवन हो गया, जहाँ पर बच्चों की पढ़ाई हो रही है। उसमें
किस टाइम से स्कूल लगना है, किस टाइम पे छुट्टी होनी है, कौन से टीचर कौन सी क्लास में जाएंगे, किस सेक्शन में कितने बच्चे हैं, किसका रजिस्टर बना है कि नहीं बना है, क्या इनको खाने में मिलेगा कि नहीं, इनको ड्रेस मिली या नहीं, इनको बुक्स मिली या नहीं, इनका जो और जो नीडेड चीज़ें हैं बच्चों की वो मिली या नहीं मिली। तो ये सारा जो सिस्टम होता है ये क्या कहलाता है? प्रबंध। तो आपको क्या करना है? ये क्या है? विद्यालय का प्रबंध हो गया। भवन मतलब हो गया जो वहाँ का स्ट्रक्चर है जिस पर वो बच्चे, जो एक घर जैसा या स्कूल एक बिल्डिंग है वो क्या हो गया? भवन। वहाँ पर कितने कक्ष होते हैं उनका भी एक रेशियो होता है, उनका एक मानक होता है कि अगर प्राइमरी लेवल पे है तो इतने कक्षा क्लासेस होंगी, एर्थ का है तो इतने क्लासेस होंगी, खेल का मैदान कितना बड़ा होना चाहिए, छात्रों की संख्या हर क्लास में कितनी होनी चाहिए, जो उनका सिलेबस है उसको क्लासों के अकॉर्डिंग उनकी संख्या होनी चाहिए, प्रयोगशालाओं की स्थिति कैसी है, शिक्षक छात्र का रेशियो क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कैसी होती हैं? ऑब्जर्विंग होती हैं, स्कूल ऑब्जर्विंग होती हैं, विद्यालय पर्यवेक्षक होती हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में गए हो स्कूल में तो उससे संबंधित क्या बना रहे हो? आप फाइल बना रहे हो, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर में फाइल बनती है उसमें यही सारी चीज, इन्हीं सारी चीज़ों का अवलोकन किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ठीक है, उन्हीं को आपको मेंशन करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? डाइट के 2 उद्देश्य लिखिए। तो डाइट का उद्देश्य क्या होता है? औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के मध्य क्या करना है? समन्वय स्थापित करना है। औपचारिक फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है? आप औपचारिकता कहाँ निभाते हैं? आप अगर घर में बैठते हैं तो क्या करते हैं? अगर कोई आ जाता है तो क्या खड़े होकर के नमस्ते करते हैं? नहीं ना, आप घर में बैठे तो आराम से बैठे रहते हैं, चाहे मम्मी है, चाहे पापा है, चाहे भाई है, चाहे बहन है। वो क्या है? जिस तरह से आप अपने घर में रहते हो वो एक अनौपचारिक तौर पे रहते हो। कैसे? इनफॉर्मल तरीके से, बिल्कुल एकदम मस्त, एकदम फ्री होके, है ना। और आप जब स्कूल जाते हैं या जब आप बाहर जाते हैं तो आप क्या होते हैं? आप एक फॉर्मल तरीके, अगर कोई बड़ा मिला तो उससे नमस्ते करना है, और क्लास में गए तो आपको अगर टीचर आ रहा है तो खड़े होना है। ठीक है, आप ड्रेसिंग, अगर ड्रेस है तो आप ड्रेस पहन कर गए हैं, आप जो आपका क्लास है उसकी बुक्स आप लेकर गए हो, तो वहाँ पर एक तरीके से क्या होगा? ये नहीं कि वहाँ पे आपको नींद आ रही है तो आपने बुक्स फेंकी और ऐसे ऊपर पैर करके लेट गए, ऐसा नहीं होता ना। तो जहाँ पर आप बिल्कुल अपने घर जैसा माहौल फील करते हैं वहाँ पर कैसी चीज़ें आती हैं? क्या बोलते हैं उसको? अनौपचारिक, इनफॉर्मल। और जहाँ पर आपको लगता है नहीं, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस, वो कैसी चीज़ें होती हैं? औपचारिक या फॉर्मल। तो आई होप सो आप सभी औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर समझ गए होंगे। तो जो छोटा बच्चा आता है वो क्या आता है? अपने घर से अनौपचारिक माहौल से आता है, वो बिल्कुल फ्रीडम के साथ में आता है। धीरे 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 स्कूल में आकर के वो सारी चीज़ें औपचारिकता सीखता है। नहीं, टीचर आएंगे तो मुझे नमस्ते भी करना है, मुझे पानी पीने जाना है तो मुझे पूछना भी है, और मुझे लंच जब बेल बजेगी तो मुझे खाना खाना है। तो वो काम किसका होता है? चूँकि डाइट एक ऐसा केंद्र है जो कि बेसिक शिक्षा को हर जिले में, जो डाइट होते हैं वो प्रत्येक जिले में होते हैं, और जो बेसिक स्कूल्स होते हैं उनको एक तरीके से वो मॉनिटर करते हैं। तो डाइट का काम क्या होता है? औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के मध्य समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन बिठाना होता है। और किसका? डाइट का उद्देश्य होता है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना भी क्या होता है? डाइट का काम होता है। ठीक है, अगला, ऑब्जर्वेशन के कोई 2 प्रकार अभी मैंने बताया, निरीक्षणात्मक ऑब्जर्वेशन और नियंत्रणात्मक ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका डाइट के 2 विभागों के नाम बताइए, तो आप आसानी से बता लोगे। शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग तथा सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा विभाग। ऑब्जर्वेशन क्यों आवश्यक है? स्पष्ट कीजिए। पर्यवेक्षण क्यों जरूरी है? ये बताइए। तो शैक्षिक कार्यों में सुधार के लिए जरूरी है, शैक्षिक गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए जरूरी है, शिक्षण में नवीनता हेतु जरूरी है, और बालकों को डाइट सेंटर द्वारा दिशा निर्देशन यानी कि गाइडेंस काउंसलिंग द्वारा सहायता देने के लिए भी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, परामर्श की कोई एक परिभाषा लेखक के नाम सहित लिखिए। कैसे लिखेंगे? हमफ्रीज और ट्रैक्सलर के अनुसार परामर्श बालकों में निहित संभावनाओं को उच्चतम स्तर तक विकसित करने में दी गई सहायता के व्यक्तिकरण का प्रक्रम है।
ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। 2 बुद्धि परीक्षणों के नाम लिखिए, ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा और जो मेरे साथ में टेट की तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्धि के परीक्षण बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण, वेस्लर बुद्धि परीक्षण, ठीक है। परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग बताइए, तो कौन कौन से होते हैं? परामर्श एक दाता होता है और एक परामर्श ग्राही होता है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको गाइड कर रही हूँ ना, तो मैं कौन हो गई? परामर्शदाता, गाइडेंस, आपको गाइड कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? ग्रहण कर रहे हो, ग्राही हो गए। तो जो देने वाला होता है वो क्या कहलाता है? दाता, और जो ग्रहण करने वाला होता है वो क्या कहलाता है? एक्सेप्टर, सॉरी रिसीवर, एक्सेप्टर या फिर ग्राही। तो मैं आपको गाइड कर रही हूँ, मैं हो गई डोनेट कर रही हूँ आपको, और आप क्या कर रहे हो? ग्रहण कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, परामर्शदाता के 4 प्रमुख गुण बताइए। तो परामर्शदाता के 4 प्रमुख गुण कौन कौन से हो गए? धैर्य एवं सहनशीलता, छात्रों को शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाने के उपाय, छात्रों की रुचियों, इच्छाओं और दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, छात्रों की क्षमता तथा अभिलाषाओं को की समझ रखना। ये सारे क्या हो गए? परामर्श के 4 गुण हो गए। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपने नाम सुना भी नहीं होगा। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स एक बुद्धि परीक्षण है। क्या है? रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स एक क्या है? बुद्धि परीक्षण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट, टेट किसी के लिए भी और आपके डीएलएड के लिए भी, जिसे सन 1938 में रेवेंस ने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मंद बुद्धि बालकों के शिक्षक के कोई 2 गुण बताइए। तो इनके तो मंद बुद्धि बालकों के तो आप बहुत आसानी से बता लोगे। पहला क्या हो जाएगा? सहानुभूति पूर्ण होना चाहिए उनके प्रति, और मंद बुद्धि बच्चों के लिए शिक्षक में संवेगात्मक यानी कि इमोशंस स्थिर होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पिछड़े बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। तो पिछड़े बालक की 2 विशेषताएं कौन सी हो गई? सीखने में कैसे होते हैं? वो निम्न गति वाले होते हैं। और पिछड़े बालक व्यवहार जो कैसा होता है? समायोजित नहीं होता, उनका व्यवहार असमायोजित होता है। ये मैंने कल आपको बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में बताए हुए सारे प्रश्न हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में आज चल रही हूँ। सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताइए। सृजनात्मकता का प्रमुख तत्व कौन से हो गए? लचीलापन, मौलिकता, प्रवाह और व्याख्या और विस्तारण, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक की एक परिभाषा बताइए, और ये प्रश्न टर्मन की पूछी जाती है। तो टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिकता, समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षण, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत कैसे होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? मैंने कल आपसे प्रश्न पूछा था, किसी ने बुद्धि लब्धि के बारे में बताया नहीं। अपना अपना आपका कितना बुद्धि लब्धि है, ठीक है। तो मंद बुद्धि की कितनी होती है? 85। आप इससे यही बता दीजिएगा, इससे ज़्यादा है कि कम है। नेक्स्ट प्रश्न, दृष्टिबाधित बालकों को शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? तो जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनकी एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए? तो उनकी एजुकेशन विशिष्ट शिक्षकों द्वारा यानी कि स्पेशल टीचर और स्पेशल उपकरण द्वारा दी जाती है। जैसे कि जो ब्रेल लिपि होती है उसमें कॉलम्स बने होते हैं, खांचे जैसे बने होते हैं, जिनको दबा करके या वो उनको टच करके वो पढ़ लेते हैं। उसमें छोटा बड़ा ABCD सब कुछ लिखा होता है। नेक्स्ट प्रश्न, समस्यात्मक व्यवहार के कौन से कारण हैं? तो समस्यात्मक व्यवहार किसका समस्या होगी भाई? या तो जेनेटिक समस्या होगी या तो उसको इन्वायरमेंट से समस्या मिली होगी। किस तरह से समस्या क्रिएट होती है? या तो वो जेनेटिक समस्या होगी उसको, या तो फिर वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, जिस वातावरण में रह रहा है उससे समस्या होगी। शारीरिक समस्या या आनुवंशिक समस्या कैसी होती है? शारीरिक कारण होता है, स्वास्थ्य संबंधी कारण होता है, या फिर संवेगात्मक कारण होता है। वातावरण कैसा होता है? उसको उचित गाइडेंस न मिल पाना, शिक्षक और अभिभावकों की अनुचित व्यवहार होता है, और जो जिस स्कूल में पढ़ रहा होता है वहाँ का एटमॉस्फेयर या वातावरण वहाँ का अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अधिगम अक्षमता वाले बालकों के 2 प्रकार बताइए। तो अधिगम क्या होता है? अक्षमता क्या होती है? जो सक्षम नहीं है, जो अक्षम है,
ठीक है, वो कौन है, अक्षमता। तो कौन से हो गए, जो सामान्य बच्चे, कल मैंने आपको पूरा ब्रीफ में बताया था, मैं इसलिए इस वीडियो में थोड़ा स्पीड में चल रही हूँ। अगर जिन्होंने 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों को नहीं देखा है, वो पहले उन प्रश्नों को देख लें, उसके बाद इस सीरीज को देखें, तो आपको आसानी से और चीजें आसान लगने लगेंगी। तो अधिगम, सामान्य, अधिगम अक्षमता वाले बच्चे कैसे होते हैं, जटिल अधिगम अक्षमता वाले बच्चे। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपवंचन क्या है, जो किसी चीज से वंचित है, जिसको किसी चीज की जरूरत है और उसको वो चीज नहीं मिल रही है, तो वो क्या है, वंचित है या अपवंचित है। जैसे आपको, अगर आपका मन है कि मैं कोई बढ़िया मोबाइल जो नया आया हो वो ले लूं, लेकिन आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या सोचोगे, आप उस फोन से वंचित हो। या आपको बाइक लेनी है या कार लेनी है, तो आप उससे वंचित हो या अपवंचित हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको पढ़ाई के लिए बुक्स तक नहीं मिलती हैं, तो वो क्या रह जाते हैं, उस शिक्षा में जो जरूरत वाली चीजें हैं उनसे अपवंचित रह जाते हैं। तो अपवंचित का मतलब क्या होता है, विभिन्न अवसरों से वंचित रह जाना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विशिष्ट बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। जो सामान्य नहीं है वो विशिष्ट है, मैंने कल भी बताया आपको। जो सामान्य नहीं है वो कैसा है, विशिष्ट है, या तो वो अच्छा होगा या तो खराब होगा। जो साधारण से ऊपर होता है वो क्या कहलाता है, प्रतिभाशाली कहलाता है। जो साधारण से ऊपर होता है वो क्या कहलाता है, प्रतिभाशाली, वो भी विशिष्ट बच्चों में आता है। और जो सामान्य से नीचे होता है वो भी विशिष्ट बच्चों में आता है। बुद्धि लब्धि क्या होती है, बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति की योग्यता शारीरिक और मानसिक एज के अकॉर्डिंग निकाली जाती है। कल मैंने बताया था, आपके घर में कौन है, मम्मी ऊपर रहती हैं, यानी कि माँ ऊपर रहती है, और नीचे कौन रहता है, CA, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो IQ बराबर क्या होता है, MA बटे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बाल अपराध के कोई 2 कारण बताइए। तो बाल अपराध के कौन से कारण हो गए, अनैतिकता, अनुशासनहीनता, आर्थिक एवं स्थिति ठीक न होना, विघटन परिवार और अशिक्षित माता पिता। ये आप बहुत अच्छे से लिख लोगे, बाल अपराध के कारण कौन कौन से होते, पता नहीं कितने अपराध आपने अपने बचपन में किए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, बाल अपराध को रोकने के कोई 2 प्रमुख उपाय बताइए। तो बाल अपराध को कैसे रोक सकते हो, सुधारात्मक संस्थाओं की स्थापना करके, या फिर घर, विद्यालय और समाज द्वारा बच्चों को आवश्यक सुविधाएं या फिर उनको गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड करा करके उनको सुधारा जा सकता है। प्रश्न नंबर 91 समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है। मैंने बताया आपको समावेश क्या होता है, जो सामान्य है उसी में इंक्लूड करना है। किसको इंक्लूड करना है, जो जनरल है उसमें हमको इंक्लूड करना है, जो उससे ऊपर है उसको भी, जो उससे नीचे है उसको भी। तो अगर प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसको हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है। और जो बच्चे अपवंचित वर्ग के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, जिनको किसी भी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक किसी भी तरह से कठिनाई आ रही है, उनको हमको क्या करना है, समावेश करना है, एक जनरलाइज करना है, यानी कि सामान्य बच्चों के साथ उनको रखना है। तो वो क्या कहलाती है, समावेशी शिक्षा। तो अब क्या लिखा है, किताबी भाषा में पढ़ लीजिए। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें बच्चे को, चाहे वह श्रेष्ठ, विशिष्ट हो या सामान्य, बिना किसी भेदभाव के एक साथ एक ही विद्यालय में सभी आवश्यक तकनीकी सामग्री तथा उसकी सीखने एवं सिखाने की आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाता है। इसके विपरीत सामान्य शिक्षा के अंतर्गत केवल सामान्य बालकों को ही शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, दृष्टि दोष से ग्रसित बालकों की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो दृष्टि दोष से ग्रसित है तो भाषा विकास और मानसिक विकास, ये आप आसानी से लिख लोगे। परामर्श का अर्थ क्या होता है और इसको स्पष्ट करना है। तो परामर्श का क्या अर्थ होता है, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या दिया जाता है, सलाह दी जाती है, मार्गदर्शन दिया जाता है और परामर्श दिया जाता है।
जैसे मैं आपको बार बार परामर्श दे रही हूँ, निर्देशित दे रही हूँ, भैया पढ़ लो, डीएलएड के एग्ज़ाम आ गए, यूपी टेट आ गया, सी टेट आ गया, कैसे पास कर पाओगे, किस तरह से कर पाओगे, तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का ही हिस्सा है। निर्देशन क्यों परिभाषित कीजिए, ये इनकी डिफिनेशन है। परामर्श में सहयोग देने वाली किन्हीं दो संस्थाओं के नाम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका प्रश्न आया हुआ है और अलग से आपको दिया भी हुआ है। दो संस्थाएं कौन सी हो गई, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसे आप कहते हो डाइट, और मनोविज्ञानशाला प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में है, और मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र जो कि प्रत्येक मंडल में सेंटर होते हैं। अगला प्रश्न, समावेशी बालकों का अधिगम जानने हेतु किया जाने वाला उपकरण कौन सा होता है, तो बुद्धि लब्धि परीक्षण होता है और बुद्धि परीक्षण होता है। TLM से क्या आशा है, मैंने कल बताया था। TLM क्या होता है, TLM क्या होता है, T से टीचिंग, L से लर्निंग, M से मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो क्या आप करते हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो आप चार्ट ले जाते हो, फाइल ले जाते हो या प्रोजेक्ट बनाकर ले जाते हो, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, TLM कहलाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, परामर्श के सहयोग से के संबंध में निरीक्षण तंत्र से आप क्या समझते हो। निरीक्षण तंत्र क्या होता है, निरीक्षण कौन करता है, आपको ढूंढता है, आपकी कमियों को ढूंढता है, ठीक है। पैनल ऑब्जर्वेशन या पैनल पर्यवेक्षण से आप क्या समझते हो। पैनल का मतलब होता है कुछ व्यक्तियों का एक समूह, जैसे क्या करते हो आप, इंटरव्यू का पैनल बैठा था, जब आप इंटरव्यू देने गए तो पूरा एक पैनल बैठा था, तो पैनल क्या होता है, 3 4 5 लोग जो उसमें स्पेशल होते हैं, जो उसमें अपनी स्पेशलिटी रखते हैं, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो क्या होता है, पैनल का मतलब होता है एक समूह, कुछ व्यक्तियों का समूह जो उसमें माहिर होते हैं, वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, विशेष विद्यालय से आपका क्या आशय है। विशेष विद्यालय कैसे होते हैं, विशेष विद्यालय, ये आपका प्रश्न 2018 और 2021-22 में भी आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जिन विद्यालयों में छात्रों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, वो कैसे होते हैं, विशेष विद्यालय होते हैं। जैसे जो सुन नहीं सकते उनके लिए उनके जो सिस्टम होते हैं उनकी व्यवस्था होती है, जो देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल लिपि की पढ़ाने की सुविधा होती है, या चश्मे होते हैं जो उनको पढ़ने और सीखने में उनकी मदद करते हैं। तो ये तो हो गए आज के 100 प्रश्न। अब देखते हैं आगे के कितने प्रश्न बचे हुए हैं। चलिए आगे एक नज़र में इनको भी करा देते हैं, थोड़ा सा जल्दी कराएंगे। आंशिक दृष्टि से बाधित बच्चे कौन से होते हैं, आंशिक मतलब थोड़ा कम, जिन्हें थोड़ा जो कम देखें, ठीक है, वो कैसे होते हैं, दृष्टिबाधित। तो वे बालक जो बड़े मुद्रित अक्षरों अथवा उत्तल दर्पण की सहायता से क्या करते हैं, देख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, दृष्टिबाधित। तो सामान्य दृष्टिबाधित कौन हो गए, ये प्रश्न आ सकता है आपका। सामान्य श्रवण बाधितों को सुनने के ध्वनि का स्तर जो होता है वो 31 से 51 डेसिमल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। सामान्य श्रवण यानी कि जो आप हो, आपके सुन ध्वनि यानी कि सुनने की जो ध्वनि लेवल है, जो जिस स्तर तक आप सुन सकते हो, वो कितने डेसिमल होना चाहिए, 31 से 51 डेसिमल। जो गंभीर श्रवण बाधित बच्चे होते हैं वो 70 से 80 डेसिमल तक पहुंच सकते हैं। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण के आधार पर बताइए। तो वर्गीकरण क्या होता है, डेसिमल अंक के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है, डेसिमल अंकों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। धीमी गति से सीखने के क्या कारण है। धीमी गति से सीखने के कारण उनमें इंटेलेक्चुअलिटी कम होती है, यानी कि बौद्धिक क्षमता कम होती है। किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, स्कूल से लंबी छुट्टी या एब्सेंट रह सकते हैं। तो कोई भी कारण हो सकता है धीमी गति से सीखने का। पूर्ण श्रवण बाधित बालक में कितने डेसिमल तक श्रवण बाधितता पाई जाती है। तो ये 20 डेसिमल तक उनमें सुनने की क्षमता जो है वो पाई जाती है। जो सुनने की विकलांगता यानी कि श्रवण विकलांगता किसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से आवाज सुनने में असमर्थ होता है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण श्रवण विकलांगता। बुद्धि परीक्षण में संशोधन किस वैज्ञानिक ने किया था। तो जो बुद्धि परीक्षण था 1916 में मनोवैज्ञानिक थे टर्मन, जिन्होंने बुद्धि के
परीक्षण दिए थे। ये पूरा जो है आपको बुद्धि से संबंधित जो टॉपिक है उसमें सारी चीजें मिलेंगी। स्पेयरमैन ने बुद्धि के किस प्रकार के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया? तो एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत, इन सबको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। स्पेयरमैन ने द्विकारक बुद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। थर्स्टन ने बुद्धि के किस सिद्धांत को दिया था? तो ये बहुकारक सिद्धांत को, समूह कारक या बहुकारक को। भाटिया बैटरी से किस प्रकार संप्रत्यय का परीक्षण किया जाता है? तो भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण, बैटरी किसकी लगानी है? बुद्धि में लगानी है। ठीक है। वैश, WAIS से किसकी बुद्धि का मापन किया जाता है? तो वैश है तो भैया वयस्कों से ही करा जाएगा। ठीक है। इस परीक्षण द्वारा वयस्कों की बुद्धि का मापन किया जाता है। वयस्क कौन होते हैं? जो 18 साल के ऊपर होते हैं। प्रतिभाशाली बालकों का चिंतन किस प्रकार का होता है? जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनका चिंतन कैसा होता है? अपसारी यानी कि अमूर्त। अपसारी और अभिसारी कैसा होता है? जैसे अपसारी और अभिसारी में क्विकली बता दूं आपको। अपसारी होता है जैसे ये है, तो आप वॉशिंग मशीन है आपके घर में, आपके घर का एग्जांपल देते हैं। वॉशिंग मशीन है, वो क्या करती है? कपड़ों को ऐसे बाहर की साइड फेंकती है। तो ये कैसा चिंतन हो गया? अपसारी। मतलब आपने एक कोई पॉइंट बताया और उसके वो 10 प्रोस्पेक्टिव से सोच रहा है। आप उसको कोई मोबाइल लेना है, आपको कोई मोबाइल लेना है, तो जो अपसारी बुद्धि का बच्चा होगा, जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा, वो चारों उसके प्रोस्पेक्टिव सोचेगा, मल्टीपर्पज प्रोस्पेक्टिव सोचेगा। उससे क्या लाभ है, क्या हानि है, कितना जीबी डाटा होगा, कौन सी मेमोरी होगी, किस तरह का फंक्शन करेगा, उसको हम रिसेल वैल्यू होगी नहीं होगी। तो वो क्या करेगा? 10 तरीके की चीजें सोचेगा। और जो एक अभिसारी होता है, यानी कि जो सेंटर, जैसे जो सेंटर की तरफ आते हैं, वो क्या करता है? जैसा तुमने बता दिया वैसे ही एक चीजें मान ली उसने, हाँ ठीक है ये अच्छा है, उसको अपनी थिंकिंग नहीं करनी है। तो जिसको अपनी थिंकिंग नहीं करनी है वो कैसा बच्चा होता है? अभिसारी बच्चा होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 0 से 24 बुद्धि लब्धि किन बालकों की होती है? तो 0 से जो 24 होते हैं, भाई क्या ही बताऊं अब, जड़ बुद्धि बालक जो होता है उनकी होती है। मूर्ख बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 50 से 69। मैंने बताया, आप प्लीज इतना जरूर करिएगा, अगर आप मेरी वीडियो को सुन रहे हैं तो जरूर मेंशन करिएगा कि आपकी बुद्धि लब्धि कितनी है, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन, डिमोशन कुछ तो मिलेगा, है ना। नेक्स्ट, निर्बल या क्षीण बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 70 से 79। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण से आप क्या समझते हो? तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत समय में केवल एक ही बुद्धि का परीक्षण का मापन किया जाता है। पर्टिकुलर, व्यक्तिगत जहां पर आ जाए तो आप पर्सनल हो जाया करो। ठीक है। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण की एक विशेषता बतानी है। तो क्रियात्मक क्या होता है? अधिक विश्वसनीय होता है। जहां पे क्रिया आ जाए तो एक्टिव रहना है। मैंने पहले आपको कई वीडियोस में बताया है। क्रियात्मक बुद्धि से आप क्या करो? गूंगे, बहरे, अनपढ़ और शर्मीले शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों का भी उपयोग किया जाता है। समावेशी शिक्षा बालक की किस प्रकार होती है? मैंने अभी आपको बताया। व्यवसायिक निर्देशन क्या होता है? व्यवसायिक निर्देशन रोजगार और पेशे से संबंधित होता है, जिसमें आपको आपके बिजनेस से संबंधित जो चीजें होती हैं उनको बताया जाता है। शैक्षिक निर्देशन क्या है? एजुकेशन से संबंधित है। विषय, पाठ्यवस्तु, सिलेबस क्या है, ये सब बताना है। व्यक्तिगत निर्देशन क्या है? पर्सनली आपकी समस्या को हम सुन रहे हैं और पर्सनली आपकी समस्या को दूर कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? व्यक्तिगत निर्देशन हो गया। परामर्श क्या हो गया? मैं आपको गाइड कर रही हूँ, ये क्या हो गया? परामर्श। परामर्श के 3 प्रकार बताइए। उपचारात्मक परामर्श, रचनात्मक और निदानात्मक। उपचारात्मक, निदानात्मक, ये सब मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ। पहले आपको डायग्नोस करना है, उसकी समस्या क्या है, उसके बाद आपको रेमेडी देनी है, और उसके बाद में वो कुछ नया क्रिएट कर सके, तो क्रिएटिव परामर्श हो गया। ठीक है। इस तरह से आपको परामर्श देना है उसको। श्रवण दोष क्या होता है? संक्रमण होता है, एक डिजीज भी हो सकती है, हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिक भी हो सकता है, उसको चोट और कुपोषण के कारण भी श्रवण दोष हो सकता है। तो डॉक्टर जलोटा ने कौन सा बुद्धि परीक्षण दिया था? अभी प्रश्न आगे आ चुका है। तो डॉक्टर जलोटा ने 1951 में सामान्य बुद्धि परीक्षण दिया था। तो बुद्धि परीक्षण के जनक कौन थे? अल्फ्रेड बिने। बुद्धि लब्धि का पूर्ण सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? अभी प्रश्न पीछे आ चुका है, टर्मन ने। शाब्दिक सामूहिक बुद्धि लब्धि बुद्धि परीक्षण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आर्मी अल्फा परीक्षण के नाम से भी इसको जाना जाता है।
अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दूसरा नाम क्या है? आर्मी अल्फा परीक्षण। मंद बुद्धि बालकों के प्रकार कितने होते हैं? अभी मैंने बताया, जड़, हीन, मूढ़, ये सब होते हैं। एक अध्यापक दृष्टिबाधित बालक की पहचान कैसे करेगा? बच्चा है, जो टीचर है, वो दृष्टिबाधित बच्चे की पहचान कैसे करेगा? पुस्तक को निकट लाकर पढ़ाता है, बच्चों की आंखों से पानी निकलता है तो वो जान लेता है, बार बार आंखें मलता है, इससे पता चल जाएगा टीचर को कि वो बच्चा, उसको देखने में समस्या हो रही है, पढ़ते समय बच्चे की आंखें सिकुड़ जाती हैं। तो इन सारी चीजों से पता हो जाता है कि बच्चे के अंदर जो है उसकी आंखों में समस्या है। तो टीएटी का प्रयोग करके, मापन करके किसके लिए किया जाता है? तो टीएटी का प्रयोग पर्सनालिटी मापन के लिए किया जाता है। सही दृष्टि क्या होती है? तो सही दृष्टि 6/6 होती है। ये तो थे 136 प्रश्न, जो कि आपके समावेशी शिक्षा के अति लघुत्तरी प्रश्नों की पूरी सीरीज थी, और इसको मैं एक में ही कंपाइल करके आपको दे दूंगी। और इसको अगर आपने एक बार पढ़ लिया, सुन लिया 2 बार, तो फिर आपको कोई भी प्रश्न बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। और इसी तरह से आपको अगर कोई भी समस्या आ रही है तो आप ज़रूर पूछें, बिना हिचक पूछें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपको ब्रीफ में चीज़ें चाहिए होती हैं तो फिर आप बताएं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको एक बहुविकल्पी का सेक्शन मिल जाएगा, और हर एक प्रत्येक विषय का जो सीरीज़ है वो आपको परीक्षाओं तक आपको मिल जाएगी। तो 20 से 25 दिन ही आपके पास बचे हैं। आप लगातार अपनी पढ़ाई को धार देते रहें, शार्प करते रहें, चलते रहें। विवेकानंद जी ने कहा है, उत्तिष्ठ, उठो, जागो और फिर से अपना काम करो, है ना। तो आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और मुझे सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे इतनी देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।